निकाला मुझे। पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक तो पाक अफगान मुआहिदा, पाक अफगान सीज फायर के बाद इस मुआहिदे का राउंड 2 मुज़ाकरात का इस्तांबुल में होने के लिए जा रहा है। सवालात अभी तक वही बरकरार हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बल्कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान की उबूरी काबिज रजीम के दरमियान जो ये मुआहिदा हुआ है ये कितना लॉन्ग लास्टिंग है, और इस मुआहिदे की जो अहम तरीन शक है कि ख़ासतौर पर अफ़गानिस्तान अपनी सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी में इस्तेमाल नहीं होने देगा, इस पे अफ़गान तालिबान जो इसका कॉर्नर स्टोन है, जो इसका बिल्डिंग ब्लॉक है कि कलअदम TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, अफ़गानिस्तान में जिन्होंने पनाह ले रखी है, इसकी गारंटी क्या है कि अफ़गान तालिबान वाकई TTP के ख़िलाफ़ कलअदम TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे? ये बुनियादी सवाल है जिसका जवाब आज हम प्रोग्राम में ढूंढने की एक बार फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन जहां पाक अफगान ताल्लुकात एक नए जहद की तरफ, एक नए दौर की तरफ, एक नए मोड़ की तरफ जा रहे हैं, वहीं पे जो सूबा पाकिस्तान का सबसे ज्यादा दहशत गर्दी का शिकार है, अफगानिस्तान के साइड से होने वाली दहशत गर्दी का शिकार है, वहां के चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के सुहेल आफरीदी विफाक के साथ उन्होंने सींग अटकाए हुए हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने से इनकार कर दिया जो दहशत गर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी एहलकारों को जानी थी, वापस कर दिया ये कह के कि ये नाकिस बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं। अब इस पर विफाक ने भी ज़ाहिर है शदीद तनकीद की है। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से उनको सुहेल बुज़दार कह दिया है और कहा है कि वो बिल्कुल इनकम्पिटेंट हैं। तो सवाल आज प्रोग्राम में ये करेंगे कि क्या नाकिस बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ सिर्फ बहाना है और सुहेल आफरीदी का असल निशाना क्या विफाक है? इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सवाल ये भी करेंगे कि क्या नून लीग पीपल्स पार्टी के अख्तलाफात वाकई ख़त्म हो गए हैं, और रही पाकिस्तान तरीके इंसाफ उनकी सियासी हिकमत अमली, तो अब उन्होंने एक नई ऑप्शन दे दी है कि अदालतों के बाहर एहतजाज किया जाएगा। अदालतों के अंदर क्या इंसाफ मिलने से PTI ना उम्मीद हो चुकी है कि अब अदालतों के बाहर एहतजाज करेगी, और अदालतों के बाहर एहतजाज करने से क्या अदलिया पे दबाव डालना मकसूद है? इन सवालात के जवाब आज प्रोग्राम में लेने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं जर्नल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, PMLN के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कमर समान कायरा साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं सेंटर बैरिस्टर सैयद अली जफ़र साहब जो कि PTI के पार्लियामेंट्री लीडर हैं, सेनेट में सीनियर रहनुमा हैं। आई स्टार्ट विद यू बैरिस्टर अली जफ़र साहब, ये फरमाइए कि PTI ने अदालतों के बाहर अब एहतजाज करने का जो है एक पॉलिसी दे दी है, तो क्या अदालतों के बाहर एहतजाज करने से इंसाफ मिल जाएगा कि अदालतों के अंदर इंसाफ से मायूस हो गए हैं, और क्या अदालतों के बाहर प्रोटेस्ट करने का मकसद अदलिया पे दबाव डालना हो सकता है? देखें, मकसद ये है कि यकीनी तौर पे जो हमारे मेन इशू है वो ये है कि हमारी केसों की समाअत नहीं हो रही। जो इमरान खान साहब के केसेस हैं जिसमें अलकादिर केस में उनको नीचे सजा हो चुकी है और अपील बड़ी देर से पेंडिंग है जी। हाई कोर्ट इस्लामाबाद में। इसी तरह जो उनकी बेल है बुशरा बीबी की और इमरान खान साहब की, वो भी पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इसी तरह अब लगता ये है कि तोशाखाना 2 का फैसला आने वाला है, उसकी भी अपील हमें फाइल करनी होगी। तो बहुत सारे केसेस हैं जिनकी समाअत नहीं हो रही। हम कोई प्रेशर ये नहीं डाल रहे किसी पर कि वो फैसला करें इस तरफ या उस तरफ। हम तो ये कह रहे हैं कि समाअत हो, और उसके लिए हम अदलिया के साथ खड़े हैं। ये एहतजाज अदलिया के हक में है। हाँ। और एहतजाज ये है कि आप केसेस समाअत कर लें, सुन लें, फैसला कर लें। हाँ। तो ये मेरा ख्याल है कि इसको आप प्रेशर नहीं कह सकते, ये एक निज़ाम के ऊपर एहतजाज है कि केसेस क्यों नहीं फिक्स हो रहे, ये उस हद तक है। ठीक है, कमर ज़बान कायरा साहब, आप इससे एग्री करते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इतना दीवार से लगाने की कोशिश करी जा रही है कि अब उनको अदलिया से भी इंसाफ नहीं मिल रहा और वो अदालतों के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी भी प्रोटेस्ट इस किस्म के अदलिया के बाहर करती रही है। कमर ज़बान कायरा साहब, देखिए, उनका PTI का ये हक है, वो किस चीज को अपने हक में मानते हैं और किसको नहीं। लेकिन अगर हम बज़ाहिर देखते हैं तो कुछ केसेस के अंदर डिले
پی ٹی آئی کے وکلاء کی طرف سے بھی ہوتا رہا, ٹھیک, دوسری طرف سے بھی کیسز میں ڈیلے ہوتا ہے. لیکن بہت سارے کیسز وہ ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی کو بڑا, جس کو ترنت کہتے ہیں نا, بڑا کوئک جسٹس مل جاتا ہے. ابھی یہ جو خیبر پختونخوا میں حکومت سازی کا عمل تھا, اس میں بھی فوری طور پہ ریلیف ملا, خان صاحب کو بیل دی گئی, بشرا بی بی کو بیل دی گئی, اور بہت سارے کیسز کے اندر عدالتوں نے, وہ ہائی کورٹس ہیں یا سپریم کورٹ, ان کو بیلیں بھی دی ہیں, کچھ جگہوں پہ ان کے گلے بھی ہیں. اس کے لیے وہ کیا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں, ان کو حق حاصل ہے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے. عدالتوں کے اندر جا کے ہلڑ بازی نہ کر دیں, کہیں باہر جا کے کھڑے ہو کے کوئی احتجاج کرنا چاہے تو وہ اس کا پہلے جو طریقہ کار اور پروسیجر ہے وہ اڈاپٹ کریں. اس میں کم از کم پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہے. عبدالقیوم صاحب, جانا صاحب, سر آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ کیونکہ جو اصل شکایت ہے پی ٹی آئی کو وہ اس سسٹم سے ہے, اور وہ سسٹم کے بینیفیشری آپ کو قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ سب کچھ مینج کر رہے ہیں. 26ویں ترمیم کے بعد خاص طور پہ پھر جو ابھی پاک افغان معاہدے کو بھی بیچ میں لپیٹ لیا جائے, چیف منسٹر خیبر پختونخوا وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں آن بورڈ نہیں لیتے. بہت سی شکایات ہے پی ٹی آئی کو پی ایم ایل این کے ساتھ. بلٹ پروف گاڑیاں وہ واپس کر رہے ہیں کہ جی آپ ناقص دے رہے ہیں, آپ مذاق اڑا رہے ہیں ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کا. سو واٹ از پی ایم ایل این گوئنگ ٹو ڈو اباؤٹ اٹ؟ دیکھیں, تحریک انصاف کے ہمارے بھائیوں کو اس چیز کا خیال ہونا چاہیے, اسپیشلی ان کی پروونشل لیڈرشپ کو, کہ صوبے کی بہتری کے لیے اگر انہوں نے کام کرنا ہے تو انہوں نے ہینڈ ان گلو مرکزی حکومت کے ساتھ چل کے چلنا. بیکاز سارے صوبے جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ جڑ کے رہیں گے تو اپنے لوگوں کا فائدہ ہوگا. بیکاز بہت سے ایشوز ہیں, گورننس کے ایشوز ہیں, سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, ابھی یہ جو بلٹ پروف گاڑیاں اگر ادھر پولیس استعمال کر رہی ہے تو ابھی برانڈ نیو لے کے تو نہیں دے سکتے نا. بلٹ پروف تو بلٹ پروف گاڑی ہوتی ہے, آپ کو دی ہے, اس کو پس چلمن طے کر لیں. اگر کچھ گاڑی کو ایسی جس میں کوئی پرابلم ہے, ان اینی کیس اس طرح کی گاڑیاں پرووائڈ کرنا مرکز کا کام تو ہے نہیں, آپ کا اپنا یہ ارینجمنٹ ہے. اور سیکنڈلی جوڈیشری کا بھی دیکھیں, یہ تو ٹھیک بات ہے کہ آپ کو پروٹیسٹ کرنے کا حق ہے اور آپ اپنا ویو پوائنٹ دے سکتے ہیں, جو بھی ہے شکایت بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ماضی کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے جو کچھ ہوتا رہا ہے. ثاقب نثار صاحب کے ٹائم میں باقی گڈ ٹو سی والے لوگ بھی تھے. سارا مطلب ہے کہ اللہ کرے, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ملک کے مفاد میں یہ ہے کہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹلی فیصلے کرے. سر اس وقت پی ایم ایل این احتجاج کیا کرتے تھے نا عدالتوں کے باہر, آپ کے پروٹیسٹ بھی آن ریکارڈ ہے. تو اگر آج وہی شکایت پی ٹی آئی کو ہے تو حالت کیسے ہو گئی؟ دیکھیں نہیں, میں نہیں یہ کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے طور پہ اپنے اعتراضات تو کر سکتے ہیں, لیکن جیسے قائرہ صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ عدالتوں کے اندر جا کے ہلڑ بازی نہیں کر سکتے, اور اس طرح ان کو الائن کر کے یا ڈس الائن کر کے ملائن نہ کریں جوڈیشری کو. وہ ایک بڑا جلیل القدر ادارہ ہے اور ان کو اپنا کام اپنے طور پہ کریں. انٹرسٹنگ یوز آف ورڈز ود یو. آپ کا جواب مکمل ہو گیا. عبدالقیوم صاحب, میں بیرسٹر صاحب کے پاس ایک اور سوال کے لیے جانا چاہ رہی ہوں. ٹھیک ہے, آپ کا جواب مکمل ہو گیا. بیرسٹر علی ظفر صاحب, سر یہ جو بلٹ پروف گاڑیاں ہیں کہ جو ایکسپائر ہیں دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے, لگتا بظاہر یہ ہے کہ صرف ایک بہانہ ہے. اصل نشانہ وفاق ہے خیبر پختونخوا کا, پاکستان تحریک انصاف کا, سہیل آفریدی کا, کہ وفاق کے ساتھ عدم تعاون نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی. تو کیا عمران خان کی شخصیت خدا نخواستہ صوبے کے پی کے 4-5-6 کروڑ عوام سے زیادہ اہم ہے؟ بیرسٹر علی ظفر صاحب. جی دیکھیں, سب سے پہلے تو ایک اصول طے کر لیں. ایک سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی, اور میرا خیال ہے ہمارے مخالفین بھی مانتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت ہے, بڑی سیاسی جماعت ہے, حکومت بنانے کا حق رکھتی. بیرسٹر صاحب, آپ کی آواز ڈراپ ہو گئی ہے. جب تک ریکنیکٹ کرتے ہیں یا فون پہ لے لیں بیرسٹر صاحب کو, ان کا سوال کے جواب ہم یہیں سے لیں گے, کیونکہ قائرہ صاحب بھی موجود ہیں, عبدالقیوم صاحب بھی موجود ہیں, پیپلز پارٹی بھی ہے, پی ایم ایل این بھی ہے. تو سوال کر لیتے ہیں. قائرہ صاحب, کیا اختلافات واقعی ختم ہو گئے نون لیگ کے ساتھ پیپلز پارٹی کے, یا کہیں کوئی رمق, کوئی خلش ابھی بھی باقی ہے؟ میں اس سوال کی طرف آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کر لوں جی, کہ کے پی کے موجودہ چیف منسٹر صاحب کو اس مینڈیٹ کے ساتھ لایا گیا ہے کہ وہ وفاق کے ساتھ کلیش کریں گے, وہ سیکیورٹی کے اوپر وفاق کے اداروں کے ساتھ تصادم کی صورت میں جائیں گے, اور وہ
जो इस वक्त ऑपरेशन हैं उनमें रुकावट डालने की कोशिश करेंगे। ये उनका मैंडेट है। अच्छा, या उनकी कंडीशनैलिटीज हैं जो उनको दी गई हैं ये कि आपको इनके साथ उन्होंने ये चलना है। आपको महसूस होता है या आप इस पे हतमी तौर पे यू आर श्योर अबाउट दिस? मुझे महसूस करने की जरूरत बाद में पड़ेगी। पहले तो मैं उनके बयान देखूंगा ना कि जब उनको लगाया गया, बनाया गया, तो उनसे पहले चीफ मिनिस्टर साहब पे क्या इल्जाम थे और इनको लाया किस बुनियाद पे गया कि ये नौजवान हैं, ये एग्रेसिव हैं, जज्बाती हैं, फलान हैं। तो वो ये जो पिछले ऑपरेशंस हो रहे हैं, पिछले चीफ मिनिस्टर उनको रोकने में नाकाम रहे हैं, ये तो बातें उनकी क़यादत कह रही है ना, मुझे तो असेसमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां तक ताल्लुक ये है कि वफाकी हुकूमत ने आपको कुछ इक्विपमेंट दिए हैं, कुछ गाड़ियां दी हैं, पहली बात यह है कि वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपको सिक्योरिटी अपरेटस फराहम करें। लेकिन अगर वो बाकी सूबों को दे रहे हैं, आपको भी दी हैं, और आपको उन पे कोई एतराज है, कुछ इक्विपमेंट पे एतराज है, तो कम से कम कौम के सामने उसकी कोई फुटेज ही रख दे, किसी एक्सपर्ट से उसकी राय लेके रख दे कि ये गाड़ियां नाकस हैं। और अगर वो गाड़ियां गवर्नमेंट को भी कहीं से मिली हैं तोहफे में, या उन्होंने लोकली फैब्रिकेट कराई हैं, क्योंकि यहाँ पे ये भी होता है कि पुरानी गाड़ियां जो हैं, सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीद के और उनको पाकिस्तान के अंदर वाह फैक्ट्री में या इस तरह के जो पाकिस्तान के इदारे हैं वो खुद बुलेट प्रूफिंग करते हैं। अगर वो गाड़ियां जो कंपैरेटिवली सस्ती पड़ जाती है, अगर ऐसी गाड़ियां हैं, तो कम से कम अपने आर्गुमेंट को जरा सब्सटेंशिएट कीजिएगा। और अगर आप सर, आप कह रहे हैं कि सीएमकेपी झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, आपको उनकी बात पे एतबार नहीं है। वो कह रहे हैं कि एक्सपायर्ड गाड़ियां, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, किसी एक्सपर्ट से पता करवा के बताएं। मुझे नहीं पता कि वो गाड़ियां नई हैं, पुरानी हैं, खराब हैं, अच्छी हैं, मैंने तो नहीं देखी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि लॉजिकल बात तब बनती है, आप अपने एतराज के साथ कोई सर्टिफिकेट लगा दीजिए, किसी का बयान दे दीजिए, या उनकी तस्वीर दे दीजिए, या पाकिस्तान के अंदर से फैब्रिकेट हुई है तो बता दीजिए कि ये तो सब स्टैंडर्ड है। हालांकि वाह फैक्ट्री में जो गाड़ियां तैयार होती है, ये बाकी सरकारी जो इदारे हैं, और पाकिस्तान के अंदर अक्सरियत लोगों के पास वही गाड़ियां हैं, और आम गाड़ियों की निस्बत वो बहुत महफूज होती हैं। एक गाड़ियां वो हैं जो आलमी इदारों के अंदर या आलमी जगहों पे जहाँ गाड़ियां मैन्युफैक्चर होती हैं, वहां से जब बनती हैं तो वो कोई 10 गुना ज्यादा कीमत वाली होती हैं। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आपको एतराज भी है तो आपसे कोई पैसे तो चार्ज नहीं कर रहे, आपके फेडरल गवर्नमेंट का कोई मैंडेट तो नहीं है, कंपल्शन तो नहीं है कि आपको दे। अगर दी है तो उसको ऑन कीजिएगा। हमारे और मुस्लिम लीग के नहीं करते तो आपकी मर्जी है। हमारे और मुस्लिम लीग के इख्तलाफात की पोजीशन ये है कि इख्तलाफात अपनी जगह मौजूद है, इख्तलाफात नहीं है, हमारे गिले शिकवे, और वो गिले शिकवे की बुनियाद पे इख्तलाफात बने हैं। हम सिंपल ये कह रहे हैं कि जब गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, उस वक्त एक यादाश्त साइन हुई थी जो उस वक्त के मुस्लिम लीग के सदर और मौजूदा वजीर आजम जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने साइन की थी। इत्तेफाक से मैं भी उस कमेटी का मेंबर था। बड़ी डिटेल डेलिब्रेशन के बाद 2-3 दिन बहसो तमहीज के बाद वो यादाश्त तैयार हुई थी, और दोनों तरफ बड़े संजीदा लोग मौजूद थे। जूनियर मोस्ट मैं समझ लीजिए उनमें था, और बाकी मुझसे सीनियर लोग थे सारे। उसमें जो वर्केबल सूरत हाल थी वही बनाई गई ना, लिखा गया सारा कुछ। अब अगर उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो बावजूद 1.5 साल गुजर जाने के प्राइम मिनिस्टर साहब और चेयरमैन बिलावल साहब की लेवल पे मीटिंगें हुई, डार साहब के साथ मीटिंगें हुई, कमेटियों की मीटिंगें हुई, चीफ मिनिस्टर साहब और गवर्नर साहब की मौजूदगी में कमेटियां मिली, दसियों मीटिंगें। सर, ऐसी क्या मजबूरी है कि 1.5 साल से वादों पे अमल नहीं हो रहा, आप फिर भी उसी के साथ चिपके हुए हैं, उसी हुकूमत के साथ? चिपके इसलिए हैं कि हम मुल्क के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है, हमारे मशरकी बॉर्डर भी महफूज नहीं है। हमारी अफवाज ने बहुत खूबसूरत, बहुत ताकतवर जवाब दिए हैं, लेकिन अभी भी हिंदुस्तान के अज़ाइम ठीक नहीं। यहाँ पे दहशत गर्दी की जंग है, बलूचिस्तान में हिंदुस्तान ने एक फितना वबा किया हुआ है, और फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी को थोड़ी बहुत स्टेबलाइजेशन अगर शुरू हुई है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि इस वक्त कोई क्राइसिस मुल्क को हिला ना दे, ये जो अचीवमेंट इनको खराब ना कर दे, लेकिन उसकी एक हद होती है। ये सारी जिम्मेदारी एक जमात तो नहीं उठाएगी, जो बड़ी जमात इस वक्त हुक्मरान है उसको ये जिम्मेदारी लेनी है, वो भी साथ लेके चलेगी तो बात बनेगी। क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड क्वाइट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। बैरिस्टर अली जफर साहब क्या रीजॉइन कर चुके हैं हमें? सर, आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी बिल्कुल आ रही है जी। ठीक है बैरिस्टर साहब, वो कनेक्शन कुछ डिस्टर्ब हो गया था। आपका जवाब अभी भी बाकी है। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, क्या एक्सपायर्ड बुलेट प्रूफ गाड़ियां महज बहाना है और विफाक से अदम ताउन असल निशाना है? जी देखिए, मैं कह रहा था ये कि पीटीआई एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी जमात है। हम समझते हैं कि सबसे मकबूल जमात है। उनका एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है जो केपीके में इस वक्त बैठे हैं, इलेक्ट होके आए हैं रिसेंटली। जी जो इसमें कोई शक नहीं है कि पार्टी के जो सरबराह हैं, जो बानी चेयरमैन हैं, वो जेल में हैं। और चूंकि चीफ मिनिस्टर पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका मुलाकात होना लाजमी है अपने चेयरपर्सन से। ठीक। इसको अगर कोई डिनाई करता है, मेरा ख्याल है वो जमहूरियत के खिलाफ बात कर रहा है, वो आइन और कानून के खिलाफ बात कर रहा है, साथ के खिलाफ। आप बोलते हैं, आपका सियासी हक है, आपने जो कहना है कहते रहें, लेकिन जहां तक मुलाकात का है और उसमें जो डिस्कशंस की बड़ी अहमियत है, बानी चेयरमैन और चीफ मिनिस्टर जो हमारे पीटीआई के हैं, उस पे तो आप डिनाई ना करें। आप कम से कम उसको तो फैसिलिटेट करने दें। मैंने आज भी नाम दिया है, क्योंकि मेरी एक जिम्मेदारी लगाई थी खान साहब ने कि आपने नाम देने हैं कि कौन कौन मिल सकते हैं जुमेरात को। तो मैंने चीफ मिनिस्टर का आज भी नाम दिया है और वो उन्होंने रजू भी किया है अदालत से कि मुझे मिलने की इजाजत दी जाए। उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को भी, चीफ मिनिस्टर साहब ने खत लिखा है कि आप मुझे मिलने की इजाजत दें, फैसिलिटेट करें। बार बार आपके प्रोग्राम्स पे और मुख्तलिफ जगह पे हमने रिक्वेस्ट की है हुकूमत के साथ भी कि आप ये फैसिलिटेट करें। तो ये जो फैसिलिटेशन नहीं करने दे रहे, यहां से सारा नुकसान हो रहा है। और ये मेरा ख्याल है इनकी कम दूरंदेशी नहीं है, ये बिल्कुल समझ नहीं रहे कि डेलिकेट सिचुएशन क्या है। इस वक्त आपकी अफगानिस्तान के साथ आप एक तरह से हालत जंग में है, तकरीबन, चले सीज फायर हुआ है लेकिन वो तकरीबन जंग है। टेररिज्म, दहशतगर्दी बढ़ रही है। बहुत जरूरी है कि ये मुलाकात हो चीफ मिनिस्टर साहब की, जो यंग हैं, एक यंग ब्लड है, नए हैं, उनको इतने अभी तजर्बाकार नहीं है, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उनको हिदायत चाहिए, इंस्ट्रक्शंस चाहिए टॉप सोर्स से। वो बीच में जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं उसमें खराबियां भी हो सकती हैं, उसमें आपकी मिसकम्युनिकेशन भी हो सकती है। तो ये बड़ा जरूरी है कि मुलाकात करने दें। बाकी बात आ जाती है छोटी छोटी के आपकी कारें ठीक थी, कारें ठीक नहीं थी। ये तो सारी एक, हो सकता है एहतजाज का एक तरीका हो सकता है एक आप वाकई उसमें खराबियां हों, हो सकता है वो सब स्टैंडर्ड कारें हों, वो अलग बात है, वो एक एग्जीक्यूटिव साइड पे बात है। और मेरा ख्याल है वो नेशनल इंटरेस्ट की बात नहीं है। बात नेशनल इंटरेस्ट की ये है कि क्या स्ट्रेटजी होनी है दहशतगर्दी के खिलाफ, और वो स्ट्रेटजी चीफ मिनिस्टर साहब वही फॉलो करेंगे, उसकी पाबंदी करेंगे जो टॉप हमारे बानी चेयरमैन से आएंगे। तो मेरा ख्याल है इस पे ज्यादा जरूरी है, इसको समझे। मैं कारी साहब आपकी तरफ वापस आऊंगी, एक ब्रेक का वक्त है, अगर आपकी इजाजत से ब्रेक ले लूं क्योंकि लाइव प्रोग्राम है, लेकिन वापस कारी साहब आपकी तरफ आ रही हूँ और अब्दुल कयूम साहब से भी मुझे लेना है। सेनेटर साहब फरमा रहे हैं कि ये नेशनल इंटरेस्ट में है कि इमरान खान से चीफ मिनिस्टर केपी की मुलाकात होने दी जाए। अगर ये मुलाकात ना होने दी गई तो फिर केपी में दहशतगर्दी, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात मजीद खराब हो सकते हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर नौजवान हैं, ना तजुर्बाकार हैं, उनको पता नहीं है कि हैंडल कैसे करना है। इस पर कायरा साहब कुछ कहना चाहते हैं। अब्दुल कयूम साहब से भी सवाल करेंगे कि नेशनल इंटरेस्ट में ये मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा रही। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी कायरा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे कि नेशनल इंटरेस्ट में मुलाकात क्यों रोकी गई है इमरान खान से सीएम केपी की? नहीं, मुझे नहीं पता जी, मैं क्योंकि वकील नहीं हूँ, लॉ नोइंग उतना नहीं हूँ। अली जफर साहब इस पे ज्यादा बेहतर रोशनी डाल सकेंगे। जो कैदियों की मुलाकातें होती हैं वो उसके कुछ असूल हैं, यानी फैमिली वाले मिलेंगे या उनके वकला मिलेंगे या कुछ मखसूस लोग। अब इस वक्त खान साहब क्योंकि कन्विक्टेड है, मैं ये नहीं कह रहा वो सही है गलत है, इसकी अलग बहस है। इस वक्त क्योंकि वो कन्विक्टेड है, उनकी अपील लगी हुई है, लेकिन अपील में उनको स्टे नहीं मिला, उनको सजा है। ये मुलाकात कोई आम मुलाकातों वाली नहीं है, आम कैदियों वाली नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट के लिए है। मैं ये नहीं कह रहा, मेरा आर्गुमेंट जरा होने दीजिए। तो खान साहब इस वक्त कन्विक्टेड है,
ठीक। वो मेंबर नहीं बन सकते, वो किसी जमात के ओहदेदार नहीं बन सकते, ओहदेदार नहीं बन सकते। इसीलिए बैरिस्टर गौहर साहब को नया चेयरमैन मुंतखब किया पीटीआई ने। आप अगर चीफ मिनिस्टर साहब केपी के उनसे मिलना चाहते हैं, वो उनके रिश्तेदार तो है नहीं, वो उनके वकील भी नहीं है, ठीक। वो किस कैपेसिटी में मिलना चाहते हैं? और अगर उनको मिलने की मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही है इस रूल के तहत, ठीक। भले वो जरा रूल ज्यादा एक्सटेंडेड इस्तेमाल हो रहा है, चले यही कह लीजिए, ठीक। लेकिन क्या ये उनका इस्तेहकाक है ठीक कि वो चेयरमैन से मिले? अब वो तो, अब अगर उनके चेयरमैन हो लीगली तो फिर तो गवर्नमेंट नहीं रोक सकेगी, और अगर गवर्नमेंट रोकेगी तो अदालत रास्ता दे देगी। ठीक। तो ये एक बहरहाल समझने की जरूरत है राइट हमारे जैसे तालिब इल्मों को। जनरल साहब, आप हमेशा से आप ये सबक पढ़ते रहे हैं, आप इस पे अमल करते रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए जी जी मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ। देखें, अली जफ़र मैं हाईली रिस्पेक्ट करता हूँ बैरिस्टर साहब की, बहुत अच्छे मेरा हमारी अपने दोस्त यार हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो ये कह रहे हैं कि गाइडेंस लेने के लिए चीफ मिनिस्टर जेल में जाएगा और उनसे ये नए हैं, इनको पता नहीं है, तजर्बा नहीं है, तो ये बात तो डाइजेस्ट नहीं होती। उसकी वजह यह है कि आप चीफ मिनिस्टर उसको लगाते हैं जो कि आके लीडर को सरप्राइज कर दे, इतने रेवोल्यूशनाइज स्टेप्स खुद ले गवर्नेंस के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, हेल्थ, एजुकेशन, मरकज के साथ रिलेशनशिप कायम करने के लिए सिक्योरिटी वालों के साथ हैंड इन ग्लव काम करके, ताकि ऐसे ग्राउंड्स तैयार करे ताकि मेन लीडर खुश हो जाए कि आइंदा इलेक्शन में हमारी ग्राउंड्स बन गई है। दूसरा, जैसे कायरा साहब कह रहे थे, इमरान खान साहब जेल में हैं, कन्विक्टेड हैं, इनका एक अपना स्ट्रक्चर मौजूद है, इनका चेयरमैन मौजूद है, तो ये खुद भी उधर है। तो आपने अगर स्पून फीडिंग करनी और फिर कितनी दफ़ा जेल में आप जाएंगे, तो मेरा ख्याल है ये रिमोट कंट्रोल जैसे बुजदार साहब के साथ हो रहा था, ऐसे नहीं है। आप जिम्मेदारी लेते हैं, आप उस जिम्मेदारी के अगर अहल हैं तो फिर आपको लोग अश करके कहते हैं कि शाबाश ये लीडर आया है जो अपना काम करता है, अपना इनिशिएटिव लेता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये वैसे मुलाकात तो होती रहती है, वो मुलाकात कर लें, लेकिन गाइडेंस की बात ना करें। आप यू हैव बीन इलेक्टेड, आपके कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका काम मरकज वाला नहीं कर सकता, आपने अपने काम करना है। ठीक है सेंटर साहब, आपका क्विक कंक्लूजन कमेंट प्लीज, क्विकली सर, रिक्वेस्ट है। देखिए, दो बातें हैं। नंबर वन तो ये है कि जहां तक इनका ये इतराज है कि वो कन्विक्टेड हैं, उनको मिलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। सिर्फ मैं ये बयान करूंगा कि हाई कोर्ट ने 4 बार ऑर्डर, फुल बेंच हाई कोर्ट के ऑर्डर, चूंकि खान साहब एक पार्टी के मेन लीडर हैं जिसकी केपी में हुकूमत भी है, तो हर जुमेरात को उनको 5 सियासी लोगों से मिलने की इजाजत है। ये अदालत के हुक्म के तहत है, इसलिए ये कह देना कि वो कन्विक्टेड हैं इसलिए वो मिल नहीं सकते, उसका जवाब तो ये है। जहां तक ताल्लुक है कि वो ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उन्होंने कहा है कि वो बानी है और वो बानी तो बहुत सारे ऑर्डर देती है ना, चेयरमैन की वाले भी ऑर्डर देती है और उनके ऑर्डरों पर आपको एतराज भी होता है, आप तो कहते हैं आपको इंसाफ ही नहीं मिलता। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो आम अगर सिचुएशन होती तो बिल्कुल दुरुस्त बात थी कि एक चीफ मिनिस्टर हैं वो अपना काम करें, लेकिन इस वक्त खुद हुकूमत कहती है और हुकूमत वाले कहते हैं बार बार, और वाकई फैक्ट भी है, हकीकत भी है कि क्राइसिस है। क्राइसिस ऐसा है जिसमें आपकी, जिस तरह मैंने कहा कि शायद एक सीज फायर के बावजूद अभी भी स्कर्मिशेस चल रही हैं अफगानिस्तान के साथ, आपके टेररिस्ट आपको इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, आपके अंदर घुसे हुए हैं, उनको आपने डील करना है। तो इस किस्म की सेंसिटिव सिचुएशन में आप आम हालात को साइड पे करके आपको ये होता है कि आप प्रेस में बात करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो सारा माहौल है ये खौफ की वजह से मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके आर्गुमेंट का। सेंटर बैरिस्टर अलीजा कमर जमान कायरा साहब और जनरल अब्दुल कयूम साहब। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पाक अफगान मुआहदे पे साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद से गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब पाक अफगान मुआहदे के हवाले से कुछ बात करेंगे कि इस मुआहदे का अब मुस्तकबिल क्या है और पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या है। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, साबिक को कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम जनरल मोहम्मद सईद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। जिस तरह के बयान आ रहे हैं अफगान तालिबान की अबूरी काबिज रजीम के मिनिस्टर्स की तरफ से, खासतौर पर उनके डिफेंस मिनिस्टर के जिस तरह के बयान आता है, क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप पाक अफगान मुआहदे का और पाक अफगान ताल्लुकात का अब आगे चल के मुस्तकबिल क्या होगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। हमारे यहाँ पाकिस्तान में मीडिया पे और आम लोगों में भी इस मुआहदे पे बहुत बातचीत चल रही है और बहुत सारे लोगों की एप्रीहेंशंस हैं, बहुत सारे लोगों के फियर्स हैं कि शायद ये मुआहदा पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं टेररिज्म के रिलेशन से, वो उन कंसर्न्स को ये मुआहदा हल नहीं कर पाएगा। बहुत ज्यादा उम्मीदें लोगों में और कोई बहुत अभी तक कोई आप कहें कि बहुत पॉजिटिव किस्म की परसेप्शंस दोहा के बाद जनरेट हुई हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो लोग भी इसको गौर कर रहे हैं इसके ऊपर, उनको ये जरूर देखना चाहिए कि क्या इससे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इस तरह की अंडरस्टैंडिंग कभी हुई। पाकिस्तान को जो टेररिज्म फेस करना पड़ रही है अफगानिस्तान से, उसके खद्दो खाल तब्दील होते रहे, लेकिन 15 अगस्त 1947 ऑनवर्ड अगर आप देखें तो बेशुमार दफा पाकिस्तान में अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने माजी में भी पाकिस्तान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की। सिर्फ सोशल डोमेन में या पॉलिटिकल डोमेन में नहीं, लॉ एंड ऑर्डर और स्टेबिलिटी की डोमेन में भी हर 5-10 साल बाद वहां से कोई ना कोई एक मूवमेंट तो उठती रही है। लेकिन इस तरह की अंडरस्टैंडिंग एक ऐसे पार्टनर की मीडिएशन से जिसका दोनों मुल्कों के साथ बड़ा स्ट्रांग रिलेशनशिप हो, कभी पहले हुई नहीं है। तो ये अभी मीडिया में बहुत बात हो चुकी है कि कतर ने आज तक टीटीए के लिए क्या किया है, 2021 के बाद नहीं, 2021 से पहले भी, और उनकी कैसी लेवरेजेस हैं टीटीपी के ऊपर। और ये भी बात जो है ये भी बिल्कुल वाज़ेह है कि टर्की के साथ भी अफगानिस्तान और टीटीए के बड़े मजबूत रवाबत हैं और पाकिस्तान के इन दोनों ममालिक के साथ यकीनन अफगानिस्तान से और टीटीए से भी ज्यादा मजबूत रवाबत है। तो इसलिए ये उम्मीद रखनी चाहिए कि जब तफसीलात तय की जाती हैं नेक्स्ट राउंड में इस्तांबुल में, तो इसका एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशनशिप के ऊपर। दूसरी जो चीज वो ज़हन में रखनी चाहिए वो ये है कि एक प्रॉब्लम जो बहुत लंबे अरसा तक चलती रहे, उसका हल ओवरनाइट तो हो नहीं सकता अनलेस के कोई बहुत स्ट्रांग पॉलिटिकल विल हो अफगानिस्तान की साइड पे। तो अगर ओवरनाइट नहीं हो सकता तो पहले इकदाम जो हैं, चंद पहले कदम जो हैं, वो अगर क्रेडिबल हों, अश्योरिंग हो और उसमें दोनों अतराफ के साथ साथ कोई अहम पार्टनर्स भी हों, तो फिर उम्मीद उससे रखनी चाहिए। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि जो भी फियर्स और जो भी एप्रीहेंशंस हैं इस मुआहदे से, उसको एक साइड पे रख के सबको इसको पॉजिटिवली देखना चाहिए और सब ने एक रोल प्ले करना है इसको मजीद पॉजिटिव बनाने में। अगर इसको सब क्रिटिसिज्म करेंगे तो पाकिस्तान के यहाँ जो अफगानिस्तान में होता है, बातचीत से लेकर कार्रवाइयों तक, सबकी बड़ी विजिबिलिटी है। इसी तरह पाकिस्तान के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की और सोसाइटी की अफगानिस्तान के यहाँ बहुत विजिबिलिटी है, उनके बहुत सारे लोग भी आए और वहां पे भी देखा जाता है। तो अगर दोनों तरफ से बातें मनफी शुरू हो जाएंगी
تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کوئی ہیلپ فل ہوگا آگے چلنے کے لیے. تو میرے خیال ہے سب کو امید بھی رکھنی چاہیے اور سب کو اس کے اوپر بڑی پازیٹیو بات چیت کریں. رائٹ، آپ ایک پازیٹیو، آپ ایک آپٹیمسٹک پکچر جو ہے وہ پینٹ کر رہے ہیں، ڈرا کر رہے ہیں، لیکن کچھ گراؤنڈ ریالٹیز بھی ہیں جن کو آپ بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ایک تو پراکسی کے طور پہ آپریٹ کیا افغان طالبان نے ابھی حالیہ کچھ عرصے میں بھارت کی، اور پھر افغان طالبان کی آگے سے پراکسی جو کہ بھارت کی پراکسی بھی ہے، کالعدم TTP فتنہ الخوارج. سو اصل بات تو یہ ہے کہ اس معاہدے کے تحت کیا افغان طالبان اپنی پراکسی، بھارت کی پراکسی، کالعدم TTP اس کے خلاف اپنی سرزمین پہ کارروائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیا پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوتا ہے مکمل یا نہیں ہوتا ہے؟ کم از کم سبسٹینشیل خاتمہ جو نظر بھی آئے کہ معاہدے کا کوئی امپیکٹ ہوا ہے، کوئی اس کا رزلٹ سامنے آیا ہے. گیون دیٹ کہ جو 2025 کا جو کرنٹ ایئر ہے دیٹ از سو فار دا ڈیڈلیسٹ ایئر ان وار اگینسٹ ٹیرر ایز فار ایز سولجرس کی، پاکستانیوں کی شہادتوں کی جو فگرس ہیں. تو یہ وہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جن کی بنیاد پہ یہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں. سر جی دیکھیے، یہ TTP اور BLA کے ساتھ افغانستان کی ڈبل گیم جاری نہیں ہے. افغانستان کی اور TTA کی کمپلیٹ پارٹنرشپ ہے ان کے ساتھ. یہ بھی حقائق میڈیا دیکھتا رہا ہے پچھلے بہت سارے دنوں میں کہ اب جو افغانستان سے TTP کی یا BLA کی تشکیل آتی ہیں اس میں افغان نیشنل شامل ہیں، اور افغانستان کی جو بارڈر کے اوپر پریزنس ہے ان کی ANA کی، ان کے لوگ ان کو باقاعدہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. جی آپ سمبازا والا ہی ایونٹ انالائز کر کے دیکھ لیں. جو زوب کے پاس سمبازا میں بلوچستان میں ہماری فورسز نے آج سے صرف ایک ماہ پہلے ایک تشکیل ٹارگٹ کی تھی، اس میں کوئی 62 کے قریب لوگ مارے گئے تھے، اور وہ ان میں سے زیادہ تر 80-90% افغان نیشنلز تھے، اور افغانستان والے آفیشیلی ان کی باڈیز بھی پھر وہاں سے اٹھا کے لے کے گئے واپس ہماری طرف سے پرمیشن ملنے کے بعد. تو یہ تو حقیقت ہے کہ ان کی کمپلیٹ ان کے ساتھ پارٹنرشپ ہے. لیکن TTA لیڈرشپ کو اور افغانستان میں رائے رکھنے والے لوگوں کو، انفلوئنس رکھنے والے لوگوں کو ماضی کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے. ایک ٹائم تھا جب القاعدہ ادھر اس کو مکمل آزادی تھی. القاعدہ نے اپنے اہداف جو افغان جہاد کے تھے وہ تبدیل کیے، اور اپنا فوکس انہوں نے ویسٹ کی طرف بھی کیا، فار ایسٹ کی طرف بھی کیا، اور مڈل ایسٹ کی طرف بھی کیا. اور ان اہداف کے تبدیل ہونے کی وجہ سے پھر افغانستان کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑی. TTA کی گورنمنٹ بھی چلی گئی، اور اگلے 20 سال پھر TTA کو ایک لڑائی کرنی پڑی ISAF اور نیٹو کے ساتھ، اور افغانستان میں بہت جانی نقصان ہوا، بہت ترقی کے مواقع بھی ضائع ہوئے، بڑا ہی اپرچونٹی لاس ان کو ہوا. آج اگر یہ دو جو آرگنائزیشنز افغانستان میں موجود ہیں، جو پتہ ہے سب افغانستان والوں کو، صرف گورنمنٹ والوں کو نہیں، عام لوکلز کو، سب معاشرے کو پتہ ہے کہ TTP بھی ادھر ہے اور BLA بھی ادھر ہے. تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک ٹائم آئے گا جب ان کے بھی اہداف تبدیل ہوں گے. آج وہ پاکستان کو ہرٹ کر رہے ہیں، کل وہ اوروں کو بھی ہرٹ کریں گے، اور جب وہ ہوگا تو دوبارہ سے افغانستان کو اسی طرح کا کوئی ایکسپیرینس سے گزرنا پڑ سکتا ہے جو 2001 سے لے کر 21 تک ان کو گزرنا پڑا. تو ان کو ایک جو ان کی لانگ ٹرم ویژن ہے اپنی سوسائٹی کو سٹیبلائز کرنے کی، اس کو ڈیولپ کرنے کی، اپنی پروگریس کی جو ان کی ویژن ہے، اس میں دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کا جو فری ہینڈ دیا ہوا ان موومنٹس کو، وہ فری ہینڈ کہاں فٹ ان ہوتا ہے ان کی لانگر ٹرم ویژن کے اندر. تو الٹیمیٹلی ان کو نقصان ہی اٹھانا پڑے گا، کیونکہ اس طرح کی جو موومنٹس ہیں وہ اگر ایک ہدف ان کا چینج ہو جائے تو اور تو کوئی ان کو وے آف لائف آتا نہیں ہے، مرسنریز ہیں، وہ کسی اور طرف چل پڑیں گے. تو یہ ایک بہت ہی اہم ضرورت ہے افغان لیڈرشپ کے لیے کہ وہ اپنی ویژن کو لانگ ٹرم والی کو کرسٹلائز کریں، اور اس ویژن کے اندر ایک سپیس آئیڈینٹیفائی کریں ان دونوں آرگنائزیشنز کی. اور اگر وہ ان کے لانگ ٹرم انٹرسٹ میں ہے تو پھر ان کے ساتھ پارٹنرشپ رکھیں. اگر نہیں ہے تو پھر کسی پولیٹیکل ول کا ڈیمانسٹریشن کریں اور ان کو کنٹرول کریں. کیونکہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو لیوریج کے طور پہ استعمال کر کے وہ پاکستان کو مجبور کریں گے کہ پاکستان اسی طرح رہے افغانستان کے ساتھ جیسے رہتا آیا ہے، کہ بارڈر کھلا ہے، جو مرضی آئے، جو مرضی جائے، جو مرضی ٹریڈ کریں، جو مرضی سمگلنگ کریں، فارن ٹرانزٹ ٹریڈ جس طرح مرضی کریں،
यहाँ आए, जो प्रॉपर्टीज लेनी है, जो नेटवर्क्स बनाने हैं, जो मूवमेंट्स बनानी है, जैसे बनाएं। तो वो तो लीडरशिप ने अभी क्लियरली कह दिया कि ये होगा नहीं। और जो हमारा जानी नुकसान होगा, जैसे आपने पॉइंट आउट किया शहादतों का, उसमें हर एक में हम रिस्पॉन्ड करेंगे विद एवरी मीन पॉसिबल। तो ये उनको बड़ा क्लियरली समझ आ जाना चाहिए कि स्टेटस को वो अब इसको लेवरेज इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के साथ रख नहीं सकेंगे। अपनी लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से वो फैसले करें। बहुत बहुत शुक्रिया अचल मोहम्मद सईद साहब आज प्रोग्राम के लिए वक्त निकाले। रैप ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow inshallah 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफिज।